आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। स्वागत, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ। स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, राहुल महाजन जी, समीर चौगांवकर जी और प्रोफेसर संगीत रागी जी हैं हमारे साथ। मोदी ने ट्रंप से क्या कहा, G7 की मीटिंग में मोदी और ट्रंप की कितनी बार मुलाकात हुई, किस मुद्दे पर बात हुई, ये सारी बातें आपको बस अभी थोड़ी देर में बताते हैं। और शाम को तो उनकी बायलैटरल मीटिंग होनी है, तो वहां लंबी बात होगी। सीधे आपको फ्रांस के एवियान शहर लेकर चलते हैं जहां ये समिट हो रहा है। वहां मोदी दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात कर रहे हैं और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से उनकी मुलाकात यहां पर हुई है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर से भी मिले हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा भी वहां पर थे। G7 पार्टनर कंट्रीज की मीटिंग के बाद सभी एक दूसरे के साथ थोड़ा एक कैजुअल टॉक करते हुए दिखाई दिए। और कल जब वो ग्रुप फोटो में भी मेलोनी और मोदी की मुलाकात हुई थी तो उन्होंने, जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि हम दुनिया भर में मशहूर हो गए, हमारी रील वायरल हो गई इंस्टाग्राम पे, जो उन्होंने मेलोडी टॉफी गिफ्ट की थी अभी जब वो इटली गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खैर, तो ये अभी की आप कुछ देर पहले की तस्वीरें जो वहां पर देख रहे हैं। अब मुद्दे की बात करते हैं। ट्रंप के साथ कल 2-3 मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आई हैं। और फ्रांस का जो एवियान शहर है, ये अभी दुनिया भर के सबसे ताकतवर नेताओं का जमावड़ा यहां लगा हुआ है। लेकिन ट्रंप और मोदी की मीटिंग में सबको दिलचस्पी है। कल जब दोनों नेता मिले उसकी तस्वीर भी दिखाते हैं आपको। ट्रंप से मीटिंग के दौरान मोदी ने भारतीय नाविकों की हत्या का मुद्दा उठाया, ऐसी हमको जानकारी मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के बिल्कुल बगल वाली कुर्सी पर बैठे हुए थे। एक तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति, फिर ट्रंप, और उनके बगल में नरेंद्र मोदी के बैठने की अरेंजमेंट वहां पर किया गया था। मोदी ने ट्रंप से कहा कि समुद्री रास्तों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए, नाविक अपना काम बेरोक टोक कर सकें, यह भी उन्होंने कहा। और कहा कि बिना किसी डर के ये सेलर्स जो हैं ये अपनी जिम्मेदारी कर सकें या निभा सकें, यह हर देश की जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो उन्होंने इस बात को उठाया वहां पर। अभी बायलैटरल मीटिंग में भी ये मुद्दा उठेगा। युद्ध का समाधान सिर्फ बातचीत और कूटनीति से ही होना चाहिए, यह बात भी उन्होंने एम्फेसाइज की है। और उन्होंने कहा कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की मदद से दूर किया जा सकता है। आज शाम को 6:15 बजे फ्रांस के इसी एवियान शहर में दोनों के बीच बायलैटरल मीटिंग होगी और यह 1.25 साल के बाद होने वाली मुलाकात होगी। ऑपरेशन सिंदूर से पहले हुई थी आखिरी बात फरवरी 2025 में, और उसके बाद अब ये उनकी पहली मीटिंग जो है वो होगी। लिहाजा इस बैठक पर सब लोगों की नज़र बनी हुई है। ट्रंप के सामने मोदी आज नाविकों की मौत का मुद्दा उठाएंगे, H-1B वीज़ा की बात कर सकते हैं, अमेरिकी इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर के भी बातचीत की संभावना है। ये देखिए, ट्रंप अपनी कुर्सी से उठे तो जाकर के बात की, लेकिन जो पहला इंटरेक्शन उनका हुआ था वो ग्रुप फोटो के दौरान हुआ था। और वो उस वक्त, ये देखिए, ये थोड़ा हाथ दे करके भी थोड़ा सा सहारा भी दिया मोदी जी ने। तो खैर, ट्रंप की उम्र तो हो चली है, एहसास हम लोगों को अब हो रहा है कि बिल्कुल। और प्रधानमंत्री प्रॉब्लम है। हाँ, प्रधानमंत्री जब बात कर रहे थे, सारे जो एक मंच है, मतलब एक टेबल है जिस पे बैठे हुए थे, जिसका जिक्र भी आपने किया, तो वो एड्रेस कर रहे थे सारे, जहां वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं उनको कर रहे थे। तब उन्होंने ये बात कही कि जो देश हैं, विभिन्न देश हैं, उनमें ट्रस्ट की कमी जो है वो दिखाई दे रही है। और उस वक्त उन्होंने ये बात की, जो नाविकों के जो सुरक्षा की बात की। उन्होंने ये भी बताया कि कई देशों के जो नाविक हैं उनका नुकसान हुआ है, मतलब उनके जान माल का नुकसान हुआ। तो ये सारी बातें जब वो कर रहे थे तो ट्रंप वहाँ बैठे हुए थे। और सर, आपने बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट्स कवर किए होंगे, मैं भी 2-4 में गया हूँ। ये सारी चीज़ें ऐसे तो होती नहीं। ट्रंप को जहां ट्रंप वहां बगल में, मतलब जहां मोदी जी बगल में ट्रंप, बिल्कुल हर जगह आप नोटिस कीजिएगा। पहली ग्रुप फोटो में भी, कल ये वाली जो अभी जिसमें वो थोड़ा हाथ का सहारा देने की कोशिश की मोदी जी ने, वो एक स्टेप लेने के लिए, उस जगह भी जहां G7 का समिट, जहां अंदर बैठने की कल ओपनिंग सेशन में तय जगह थी, वहां भी उनके बगल में मोदी। बिल्कुल। देखिए, वहां नीचे अगर आप ध्यान से देखेंगे, नीचे एक चिट लगी होती है किसको कहाँ खड़ा होना है बाकायदा। और ऐसे कुर्सियों में भी लगा होता है किसको कहाँ बैठना है। ये पहले से तय किया जाता है कि कौन कहाँ बैठेगा, कौन किसके बगल में बैठेगा, कौन किस आगे की फ्रांस तय करेगा ना, यहाँ होस्ट है जो। हाँ, होस्ट है, वो तय करेगा। और ये कंसल्टेशन, मतलब जो कंट्री है उसकी कंसल्टेशन के साथ होता है कि कौन कहाँ खड़ा होगा, और होस्ट की जिम्मेदारी होती है, वो डिसाइड करता है कौन कहाँ। ये बात मैंने क्यों कही आपसे कि कल से जहां जहां नरेंद्र मोदी बगल में ट्रंप दिखाई दे रहे हैं, कि उनके पास अभी इस इनफॉर्मल चिटचैट का काफी मौका रहा होगा कल से अभी तक। तो इसमें बायलैटरल में तो जो बातें होंगी उसमें हुई होंगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ केवल एक बार हेलो के, कितनी बार हेलो करोगे आप?
कुछ तो बात करोगे ही ना। बहुत ज्यादा बात तो नहीं हो पाती है ऐसी but उसमें, still, मतलब हाँ बायलैटरल में ही ज्यादा बात हो पाती है। हाँ सर। यहाँ मुझे नहीं लगता है कि ऐसे जगहों पर इनफॉर्मल टॉक्स की जगह होती है। ऐसे जगह तो फॉर्मल ही टॉक्स की होती है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज हमको थोड़ा पढ़ने की आवश्यकता है। यदि हम देखेंगे कि ट्रंप का बॉडी लैंग्वेज बहुत कंफर्टेबल बॉडी लैंग्वेज नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे। और दूसरी बात एक ध्यान रखना चाहिए, एक गले नहीं लगे एक बार भी, गले नहीं लगे हैं। दूसरी बात, उन्होंने हाथ बढ़ाया है। हाथ, यदि नरेंद्र मोदी का हाथ बढ़ाने का आप स्टाइल देखें तो जो गर्मजोशी से होना चाहिए था आगे बढ़ाना, उस ढंग से नहीं है। थोड़ा सा हाथ, हम जिसे कहते हैं ना, हम कई बार बच्चों को कहते हैं कि जरा हाथ ऊपर उठाओ, तो कई बच्चा लोग इतना ही पर हाथ उठाता है, तो हम लोग कहते हैं पूरा उठाओ या तो एकदम मत उठाओ। तो नरेंद्र मोदी भी बहुत कूल, जिसको कहते हैं ना, बहुत कोल्ड रिस्पॉन्स दे रहे हैं ठीक कर रहे हैं ट्रंप को, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। दूसरी बात देखिए, ये चीज़ हमें भूलना नहीं चाहिए। कई बार हम इन चीज़ों को लेकर के भारत में बड़ी जय जयकार होने लगती है। आपको याद होगा कि 13 फरवरी 2025 को जब व्हाइट हाउस के अंदर प्रधानमंत्री मोदी थे वहाँ पे, तो ट्रंप उनके पीछे होकर के नरेंद्र मोदी जब उठ रहे थे तो उनकी कुर्सी को खींचा था, जैसे होता है ना कोई, जैसे बहुत आदर जिसको देना होता है, जिसको आदर देना होता है उस ढंग से। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि उनकी क्या स्थिति रही भारत के सामने। तो यहां भी ट्रंप को, और खास करके जो गोरे लोग होते हैं उनको लेकर के हमारे मन में हमेशा जो है ना इस प्रकार की भावना आती है, दे विल बी ऑलवेज सॉफ्ट स्पोकन। हम वो कभी भी उनको आप एग्रेशन और इस ढंग की बात के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अंदर से संजय राउत वाला भाषा यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अंदर से वो उतने ही, जिसको कह सकते हैं ना, घाघ होते हैं। अंदर से वो उतने ही मन में आपके वही भाव आ रहा है ट्रंप के लिए जो संजय राउत जी के मन में अपने सांसदों के लिए आया। धूर्तता, वो अपनी चीजों को करवाने के लिए ये सब करते हैं। देखिए, इतनी खबर तो हमारे पास है कि भाई अपने ओपनिंग रिमार्क्स में प्रधानमंत्री ने कल ये बहुत फ्री नेविगेशन की बात उठाई है। अब वो ईरान पे भी लागू होता है और इन पे भी लागू होता है। प्रधानमंत्री ने अपने नाविकों के मरने की भी बात उठाई उसमें। अच्छा, खुल के कहा है कि 3 भारतीयों की मौत हुई है। उन्होंने कहा कई भारतीयों की मौत हुई है। दो बातें जो प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया अविश्वास के कारण आज सफर कर रहा है, म्यूचुअल जो ट्रस्ट है वो। और दूसरी बात कि इंटरनेशनल लॉ को कोई नहीं मान रहा है। तो ऐसी स्थिति में उंगली किस पर उठ रही थी? इन्हीं पे उठ रही ट्रंप पर ही उठ रही थी। आप बताएं सर, शाम को बायलैटरल मीटिंग से क्या उम्मीद करते हैं आप 1.25 साल के बाद होने वाली मुलाकात में? नहीं, देखिए, बायलैटरल मीटिंग कुछ तो बेहतर की तरफ जाएगी। हालांकि जिसको कहते हैं ना कि इसको अगर पूरा देखें तो ट्रंप को अभी भी लग रहा है कि हमारी कोई बात नरेंद्र मोदी ने सुनी नहीं, हमने इतना प्रयास करके देख लिया, और वो असहजता बहुत साफ साफ दिख रही है। मोदी ने जो किया, उनके में भी असहजता दिख रही है, लेकिन वो एक ज़्यादा मैच्योर, एक ज़्यादा बेहतर रिस्पांस है। और अगर ध्यान से देखें तो जो पूरा भाषण है, वो उनका भाषण पब्लिक में वो कल जारी हो गया है, तो उसको अगर आप ध्यान से देखें तो उन्होंने संदर्भ कहाँ से उठाए कि इस दुनिया ने 2 विश्व युद्ध झेले, हमने उसके बाद निकल कर ये करने की कोशिश की। अभी हमने कोविड में देखा कि कोई किसी का किसी भरोसा नहीं है, सब अपनी अपनी में लगे हुए हैं। भारत अकेला देश था जिसने 150 से अधिक देशों को दवा दे दी, वैक्सीन दे दी। उसके बाद फिर ढेर सारे जितने तूफान आए, कहीं आपदा आई, उस समय भारत कैसे खड़ा होता है वो बताया। बाद में वो कह रहे हैं कि सोचिए, एक वेस्ट एशिया क्राइसिस ऐसी हो गई, बड़ा अच्छा है बातचीत हो गई, लेकिन ऐसी क्राइसिस हो गई जिसकी वजह से दुनिया की इकोनॉमी बर्बाद हो गई, हमारे नागरिक मारे गए, और जो नाविक हैं उस क्षेत्र में वो ढंग से नहीं चल पा रहे हैं। और ट्रस्ट की वो कई बार बात करते हैं। एक अमेरिकी राष्ट्रपति का उदाहरण वो कहते हैं कि ट्रस्ट बट वेरीफाई, इसका भी वो जिक्र करते हैं। अगर इसको ध्यान से देखें, उनके बगल बैठे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप, सारा का सारा निशाना डोनाल्ड ट्रंप पर था जी। और ये स्टेट्समैनशिप है। आप, ये हल्कापन नहीं होता। ठीक है, आईटी सेल के लिए अच्छा है कि अच्छा 2 कदम चले तो कितना चले, कौन कितना झुका हुआ था, लेकिन जो साफ साफ दिख रहा है कि ट्रंप चाह तो रहे हैं, लेकिन उनके मन में अपनी वाली अकड़ है, अपनी जिद है। जैसे अगर कोई हाथ बढ़ा रहा है और अगर आप नहीं चढ़ पा रहे हैं, एक स्टेप है, उनकी भी उम्र है, डोनाल्ड ट्रंप की भी, एक स्टेप पर खड़े होना है। अब हाथ बढ़ाया तो एक तरीका था, आप सीधे हाथ पकड़ लेते, ये सहज व्यवहार होता है। लेकिन आपने यहां हाथ पकड़ा, ये दिखाता है आपको जरूरत है, लेकिन आप दुनिया को नहीं दिखाना चाहते हो कि अरे हमने हाथ पकड़ा उनका। और नरेंद्र मोदी ठीक उसी तरह से व्यवहार कर रहे हैं जो एक बेहतर नेता को अपने देश के हितों को बचाते अच्छा है कि कोई बात ऐसी गर्मजोशी नहीं दिखाई दे रही, ये हमें अच्छा लग रहा है। चाहिए ऐसे आदमी के साथ गर्मजोशी क्यों होगी, होनी भी नहीं। एक खबर समीर जी और बता दूं मैं, ये भी भारत के लिए अच्छी खबर है।
कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ मीटिंग हुई है, यूएई के राष्ट्रपति के साथ भी मीटिंग हुई है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से भी मिले हैं नरेंद्र मोदी, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ उनकी मीटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के रिश्ते की प्रगति पर जोर दिया और प्रधानमंत्री मोदी को कनाडा आने का न्योता दिया, जिसे मोदी ने स्वीकार कर लिया। हमारे संबंध कितने खराब हो चुके थे कनाडा के साथ एक वक्त, इनसे जो पहले वाले थे प्रधानमंत्री, उन्होंने कहां तक क्या नहीं कर दिया था, क्या क्या जांचने बैठा दी थी, और इन्होंने अब रीसेट किया पूरे टाइज को मार्क कार्नी ने आने के बाद, और प्रधानमंत्री को बुलाया और प्रधानमंत्री ने कहा मैं आऊंगा, उन्होंने कंफर्म कर दिया। सुनिए। We are making very good progress. His Excellency likes the deadline. I like one as well. And our deadline is to complete by the G20. Our teams are aware of that and what we're discovering in the negotiations. And it's just one objective, which you've set, is to double our trade by the end of this decade. तो कनाडा के साथ भी आपके रिश्ते जो हैं वो रीसेट हो गए, अमेरिका के साथ रीसेट एक बार बढ़िया से हो जाना चाहिए। लेकिन बिल्कुल, और कनाडा के साथ तो होना था कि रिश्ते रीसेट होंगे, और कनाडा से ज़्यादा ज़रूरी अमेरिका के साथ एक जो जमी हुई बर्फ़ है वो पिघलना ज़रूरी है। 16 महीने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और अब ट्रम्प साहब की मुलाकात होगी, तो क्या जो गतिरोध बना हुआ है ट्रेड डील को लेकर, इतने साल से ट्रेड डील अभी फाइनल नहीं हो पाई है, क्या इस मुलाकात के बाद कोई सहमति बनेगी और ट्रेड डील की घोषणा तुरंत होगी, या तमाम तरह के जिस तरीके से बयान ट्रम्प ने पीछे दिए थे और तमाम चीजों को लेकर जिस तरीके से भारत और ट्रम्प के बीच बातचीत चल रही है। टीम आ गई भारत ना आने वाली, हाँ बिल्कुल आई, माना जा रहा है कि अब ये फाइनल लेग है, वैसे फाइनल स्टेज है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी और जब ट्रम्प की बैठक होगी तो तमाम चीजों को लेकर उस पर चर्चा होगी, और प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भाई आप भले अमेरिका के राष्ट्रपति हो, पहले हम भारत के हित का ध्यान रखेंगे, और जहां 140 करोड़ लोगों की बात आती है प्रधानमंत्री मोदी वहां कोई समझौता नहीं करते, और ट्रम्प को मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। और अब जब आज प्रधानमंत्री मोदी और ट्रम्प की मुलाकात होगी तो ट्रम्प उसी तरीके से बात करेंगे, इस बात को समझते हुए कि इतने लंबे अंतराल के बाद प्रधानमंत्री मोदी से मिल रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी ने इतने समय जो भाव नहीं दिया, आज भी प्रधानमंत्री मोदी का वही रुकने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि इस बार ट्रम्प का रुख नरम होगा और 2 कदम पीछे हटकर ट्रम्प इस बार बात करेंगे, और मुझे लगता है कि इस बार काफी चीजों की बात होगी। लेकिन एक बात भी है कि जब G7 की बात होती है, ये मॉडर्न इकोनॉमी वाली कंट्रीज सारी इसमें शामिल है, तो मुझे लगता है भारत को भी इसमें जगह मिल जाना चाहिए। तो भारत को तो बहुत जगह मिलनी चाहिए, G7 में मिलनी चाहिए, 7 देशों में जिस तरह से भारत की इकोनॉमी है, भारत को भी इस जगह मिलना चाहिए, यूएनएससी में मिलनी चाहिए जगह। क्या सीरियस बातें ऐसे हो पाती हैं इस तरह से जब सारे मिल रहे होते हैं? 1-to-1 तो होती है जब होगी, तो उसमें इस बैठक में काफी हॉट माइक मूवमेंट हुए हैं। जब माइक ऑन रह गया तो उसमें पता चला कि मेलोनी जो हैं उन्होंने सिगरेट पीना छोड़ दिया है, क्योंकि अच्छा। जो जर्मन चांसलर है उन्होंने उससे पूछा कि अच्छा आज सुबह की सिगरेट आपने पी, तो उन्होंने कहा नहीं मैंने छोड़ दी है सिगरेट, अब मैंने कहा 2 महीने से नहीं पिए, तो मैं छोड़ दूंगा। फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उनकी घड़ी गुम हो गई, तो वो पूछ रहे हैं। तो जैसे ट्रम्प जो हैं जब वो बात कर रहे हैं यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट से एंटोनियो कोस्टा से, तो वो ग्रीनलैंड क्या कह रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, एक शब्द सुनाई भाई को ग्रीनलैंड भी आते हैं अभी। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि इस तरह से बहुत सीरियस बात नहीं होती, लेकिन इस तरह से पता चलता है। एक बार जरा सुन लेते हैं इन्होंने वहां अपनी मुलाकातों के दौरान ट्रम्प ने, क्योंकि सारे सवाल तो उनसे ईरान को लेकर ही हो रहे हैं, तो समझौते पर क्या नई बात की है, क्योंकि 19 जून का इंतजार सब लोगों को है, जब ये पिछले 4 महीने की ये जो जंग है ये खत्म होगी, जिनीवा में ईरान और अमेरिका के बीच TT साइन हो जाएगी, MOU साइन हो जाएगा। अब ट्रम्प ने लेटेस्ट इस पर क्या बात की है वो देख लेते हैं। Look, this agreement covers something very nicely. We're not paying for anything. We're not doing anything. The markets now are higher than they were when we started. Remember that. The stock market now is 2,500, maybe even more than that, points higher than it was when we said. It's pretty amazing. This agreement's about one thing, that Iran will never have a nuclear weapon. Never, ever, ever. The rest of it's irrelevant, frankly. क्या समझाया इनको कोई आदमी? वो कह रहे स्टॉक मार्केट देखिए कहां पहुंच गया, वो पहले ही वहां था जब आपने हमला किया, उसके बाद गड्ढे में गिरा, तेल के दाम पहले गड्ढे में थे, आपने जब बम मारे तो वो आसमान पे गए। क्या बात करते हैं ट्रम्प? अब वो कह रहे हैं कि गजब की TTM करेंगे, ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। उसने तो पहले भी आपने क्या हासिल किया? वो कागज पे ही लिख के देगा ना, कागज पे तो लिख के देगा कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, ये वो पहले भी लिख के दे चुका था। एनरिच्ड यूरेनियम तो उसी के पास है, और एनरिच्ड यूरेनियम के बारे में ट्रम्प की बात सुनिए आप, उसके पास 60-65% एनरिच्ड यूरेनियम है। ये कह रहे थे हम जाके लेके आएंगे, कल इन्होंने स्टेटमेंट दिया वो एक पूरा पहाड़ टूट के गिर गया है उस जगह पे जहां पर नीचे वो दबा हुआ है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि उसे कोई निकाल ही नहीं सकता, तो फायदा क्या वहां जाने का? तो वो कोशिश भी ट्रम्प ने छोड़ दी कि हम उनका एनरिच्ड यूरेनियम लेकर के आएंगे। यहां तक कह दिया कि अरे उसको पहाड़ खोद के निकालना पड़ेगा,
उतनी हैवी वेपनरी या उतनी हैवी मशीनरी वो केवल चाइना के पास चाइना है। के पास है और केवल चाइना ही निकाल सकता है वहां इन्होंने से। 2-3 बातें और की कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया, वो तो पहले ही खुला पहले था, भी आपने खुला बंद हुआ किया था। था। बिल्कुल। तो हम रिजीम चेंज करेंगे तो रिजीम तो वहां पे और कट्टर आ गई। और बड़ी बात यह है कि ईरान की तरफ से बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट पे कह दिया गया उनके विदेश मंत्रालय की तरफ से कि सारी जमीन लौटानी पड़ेगी इजराइल को, हिजबुल्लाह की, वहां से परमानेंटली वापसी करनी पड़ेगी, तब कोई इजराइल बात ने आज होगी। भी हमला किया है, वो अमेरिका की बात नहीं मान रहा। और ट्रंप ने अब एक तरीके से छोड़ दिया है इजराइल को, ये सभी लग रहा है कि बिल्कुल अनाथ छोड़ दिया है। देखिए, इजराइल के लिए उसके अस्तित्व का मामला है। इजराइल के लिए जब हम कल बात कर रहे थे ना कि ये प्रधानमंत्री या वो प्रधानमंत्री, कुछ बातों पर इजराइल के अंदर एक पूरा कंसेंसस है पॉलिटिकल कम्युनिटी की, पूरे पॉलिटिकल कम्युनिटी, पूरे इजराइल के यहूदियों का एक कंसेंसस है एक ढंग से, और वो कि इजराइल की अस्तित्व पर खतरा बर्दाश्त वो नहीं करने के लिए तैयार हैं, और उसके लिए लेबनान हो, गाजा हो, ग्रेटर इजराइल का सेम कॉन्सेप्ट रुख हो। ईरान का है ना सर, सवाल मैं कल भी हमने यही बात मैंने की फिर थी। आपसे कह रहा हूं, वैसी स्थिति में यह समझौता टूट जाए या कहीं बिखर जाए। ट्रंप ने कहा है कल, ट्रंप की अब धमकी एक सुनिए। ट्रंप ने कहा कि बिना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इजराइल का अस्तित्व नहीं खत्म है। हो जाता। ठीक है, लेकिन ऐसी बात है क्या? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। चलें, ठीक है। इजराइल अपने आप में समर्थ है ईरान आज से और उन्होंने उनसे निपटने के हिजबुल्लाह लिए। के लिए ये कहा कि ये सीरिया वाले पे छोड़ दो ना, इजराइल को ही सब करने की क्यों जरूरत है, वो सीरिया जो है बेटर हैंडल कर लेगा हिजबुल्लाह को। लेकिन परेशानी पाकिस्तान की, पाकिस्तान अब 19 तारीख को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ऐलान कर चुके हैं कि हम होस्ट बनेंगे, होगा स्विट्जरलैंड में, लेकिन बाकी मेहमान हैं, हम मेजबान हैं। अब लेकिन उनके जो सीनियर डिप्लोमेट हैं, हमारे यहाँ भी रहे हुए हाई कमिश्नर अब्दुल बासित, वो कह रहे हैं देखते हैं अब ये इसको इस्लामाबाद एग्रीमेंट कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा, ये भी कंफर्म नहीं। वो चाह तो सब रहे हैं, वो कह रहे हैं सब तो हमारा किया हुआ है, ये एंड में पता नहीं कहाँ से कतर आके क्रेडिट सारा ले गया है, कहाँ वाला पूरा केक हमारा था। सुनिए सर। अब जब भी ये जनीवा में शायद अगले हफ्ते हो ही जाए तकरीब MOU की, जिसमें शायद हमारे प्राइम मिनिस्टर, फील्ड मार्शल वगैरह, तुर्की से लोग, फॉरेन मिनिस्टर या और भी, कतर, सऊदी अरब, UAE, इजिप्ट, जॉर्डन, इन तमाम ममालिक के भी रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ मौजूद होंगे, लगता तो यही है। तो अब उसको नाम क्या देते हैं, क्या वो इस्लामाबाद डिक्लेरेशन होता है, ये भी एक मुश्किल नहीं लगता है। तो मुश्किल, लेकिन काम तो सारा हमने किया ना जी। वो आखिरी वक्त में कतर ने आके थोड़ा बहुत जम मारी अंदर, लेकिन जो स्पेड वर्क है, सारी कहानी तो हमने की। ऐसा ही तो मुनासिब तो यही है कि उसको इस्लामाबाद डिक्लेरेशन कह दें। अगला एक और बयान सुनाता हूं आपको, और ये बयान मुझे बहुत ही अच्छा लगा इनका, एक जर्नलिस्ट का। उन्होंने कहा है घर में तुम्हारे आग लगी हो, बच्चे भूखे हों, दूध पीने को ना हो उनके पास, और तुम कहो कि हमने जंग रुकवा दी है, तो तुम्हें कौन सा मेडल मिलना चाहिए बताओ। अपने घर में आग लगी हो, कोई दूसरे मोहल्ले में आग बुझाने जाता है क्या? वो सवाल पूछ रहे हैं अपने लोगों से। देखिए, देखो अपने घर में आग लगी हो ना, तो साथ वाली गली में उधर आग बुझाने जाओगे? मैं डेली अखबारें जितनी पढ़ता हूं उसमें जो जो खबरें होती हैं, इस मुल्क में अरबों खरबों के स्कैंडल्स, दुआनियां चुवानियां दे रह गए, लोग भूखे मर रहे हैं, जो जो हालात हैं, एड चल रहे हैं तुम्हारे टीवी चैनल्स पे। तो ऐसी है। और जो बात आज आप कर रहे हो, मैं ये जब सिलसिला शुरू हुआ है 5 दिन बाद या 4 दिन बाद मेरा प्रोग्राम था, ब्लैक एंड व्हाइट। मैंने कहा था ठप्पे रहो, अमीनत तुम्हारा पाओ, लुडियां पाओ। आज भी वही सवाल है कि आगे क्या होगा, तो होता रहे, करो, अच्छी बात है। बाहर अपने बच्चे भूख से मर रहे हैं, तो बाकियों का पीड़, मतलब मेरी समझ से ही बाहर है। कौन सा वाला पसंद आया त्रिपाठी जी बयान? नहीं, बयान क्या है, तो सच्चाई है, और सच्चाई पीड़ा देती है। तो सच तो हमेशा परेशान करता है ना, बहुत आसान नहीं होता है। मुझे लगता है पाकिस्तान की ये मुश्किल है। और देखिए, ये जब कोई कहे कि अरे भाई हमने तो सब किया था, कतर ले गया, आपने किया नहीं था भाई। फ्रॉम द डे वन आप ब्रोकर थे, आप एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको, नहीं ब्रोकर तो मान सकते हैं, पोस्ट ऑफिस थे, मतलब हाँ, मतलब उसी तरह का। तो आपकी वो भूमिका थी, और दोनों को ये पता था कि इसका किस लिए इस्तेमाल होना है। लेकिन जो बात मतलब शुरू से मुझे लगता था, और ये बात मैं कह रहा था कि अमेरिका और ईरान की सीधी बातचीत हो रही है,
पाकिस्तान अपनी भूमिका तलाशने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि दुनिया को भी तो चाहिए ना दिखाने के लिए इनको, तो उतना भरी हुआ और वो पीड़ा दिख रही है, उनको लग रहा है कि एक और अच्छा होने का था। वो क्या वो बता दीजिए ना, आप भूल गए, वो कौन, हामिद मीर था ना, हाँ, वो कहा था कि हम लोग क्या बन जाएंगे, दावोस की तरह, स्विट्जरलैंड की तरह अमीर हो जाएगा पूरा पाकिस्तान। वो पाकिस्तान वालों याद करो जरा, ये अब हो गई डील तो हो गई, दावोस की स्विट्जरलैंड की तरह अमीरी आई कि नहीं? नहीं, उस पर एक उनके जर्नलिस्ट ने बढ़िया कहा था उस बयान पे कि शहबाज शरीफ को वहां जाएंगे यूरोप के ऊपर हवाई जहाज से नीचे चॉकलेट बांटेंगे बच्चों को, वो लोग कहेंगे शहबाज अंकल आ गए, शहबाज अंकल आ गए। तो वो हालत वहां पहुंचना है पाकिस्तान की।